अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे हालात जैसे भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ और बेस्ट विशेस के साथ कि आपकी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर बनाए आपके हक़ में। और दूसरा, अब कुछ बात कर लेते हैं नाश्ते की। अच्छा, जो नाश्ता होता है ना सुबह उठ के, वो भी एक स्ट्रेस बन जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जल्दी जल्दी जाना होता है और काम कंप्लीट नहीं होते। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं और आपने वो अंडे पराठे और जो खाने के नाश्ते नहीं करने, खाबे वाले नाश्ते नहीं करने, और आपने बड़ी जल्दी जल्दी जाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप खजूर जो है वो अपने साथ रख लें और फिर आप एक गिलास दूध का पी लें। या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करती, लेकिन जो फिर पैकेट का जो दूध होता है ना, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन नाश्ता आपने ज़रूर करना है, नाश्ता आपने स्किप नहीं करना है। और जिन लोगों से बड़े बड़े पराठे नहीं खाए जाते, तो वो लोग जो है छोटे पराठे बना के खा लिया करें, लेकिन ज़रूर हेल्दी नाश्ता करें। ज़रूर मक्खन खाएं, ज़रूर जो है वो जैम जेली खाएं, ज़रूर देसी घी खाएं, चाहे थोड़ा सा खाएं, लेकिन नाश्ता जो है वो आपने भरपूर करना है और अच्छे से नाश्ता करना है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है, जिस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं या आपके साथ में तमाम तर चीज़ें शेयर कर रहे थे, तो अब है कुछ इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि ये माह मुबारक है और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध हुकूमत ने जो है वो 2 दिन तातील का ऐलान किया है। यानी इस हवाले से 2 दिन जो है वो छुट्टी होगी। तो सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 और 6 सितंबर को सिंध के सरकारी इदारों में जो है वो आम तातील होगी। अच्छा जी, नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूबे में 5 और 6 सितंबर को सिंध हुकूमत के तहत तालीमी इदारे और दफातर जो हैं वो बंद होंगे। तो सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 और 6 सितंबर को सिंध के सरकारी इदारों में आम तातील होगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं सेहत से मुतालिक एक अच्छी सी रेमेडी। और ये बड़ी क्विक रेमेडी है और बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी जो है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो एसिडिटी रहती है, तेज़ाबियत रहती है, उनके मैदे में जो है वो प्रॉब्लम रहती है, वो कोई चीज़ भी खाते हैं तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इसी वजह से जो है उनका खाना सही हज़म नहीं होता और वो यही कहते हैं कि हमें सीने में जलन हो रही है, हमें सीने में जो है वो तेज़ाबियत हो रही है। तो इसका जो टोटका है, इसका जो हल है, यानी सोल्यूशन है कि अगर आपके मैदे में जलन हो या पेट में आपके कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि ऐसे मोमेंट पर जब पेट में दर्द है, डकारें आ रही हैं, कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मैदे में जलन हो रही है, भारीपन हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। तो आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालनी है आपने और उसके बाद उसको 5 मिनट तक आप पहले बॉईल करेंगे। ठीक है, 1 नीम गिलास पानी, नीम गर्म पानी में 1 गिलास नीम गर्म पानी, फिर 1 चम्मच सौंफ और फिर ये छानना है आपने। उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपके मैदे से जलन ख़त्म हो जाएगी, तेज़ाबियत जो है ये ख़त्म कर देगा, फ़ौरी आपको आराम मिलेगा। और आधा चम्मच कलौंजी का सफ़ूफ जो है वो आपने नीम गर्म दूध के साथ भी पीना है, उससे भी तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा। तो ये 2 रेमेडीज़ जो हैं हमने आपके साथ में शेयर की हैं कि एक तो हो गई, आपने जो पानी लेना है, फिर सौंफ लेना है, उसमें फिर उसको उबाल के छान लेना है, उसका पानी पीना है, एंड फिर उसके बाद आधा चम्मच कलौंजी का सफ़ूफ लेना है और वो नीम गर्म दूध में जो है उसके साथ आपने पी लेना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है वो मूड की तरह ही है और हम रोज़ाना यही बात करते हैं कि कराची का मौसम जो है वो कैसा है। तो कराची का मौसम जो है वो अबर आलूद है, मरतूब है। महकमा मौसमियात यही बता रहा है कि एक और मानसून का जो स्पेल है वो आने वाला है। इस दफ़ा लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि ज़्यादा बारिश आ गई तो ज़्यादा पानी आ जाएगा, और ज़्यादा पानी आ गया तो फिर आपको पता है कि हम सब ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे, घरों में महसूर हो जाएंगे, लोड शेडिंग हो जाएगी, बिजली नहीं होगी, मतलब ज़्यादा बिजली चली जाएगी, फिर गैस भी नहीं होगी। तो हमें लगेगा कि हम एक डेवलप सिटी में नहीं रह रहे, हम उन एरियाज़ में रह रहे हैं जो शायद गांव देहातों से भी बदतर हैं, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात का हो जाता है फुकदान। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मेयर कराची जो हैं वो अब बड़े मुतारिक हो गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, बल्कि बाकायदा उन्होंने जो है वो दौरे भी करना शुरू कर दिए हैं। कल भी हमने आपको दिखाया कि शाहरा भुट्टो का उन्होंने दौरा किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इंथुजियास्टिक हैं। तो मौसम जो है शहर कायद का वो कुछ इस तरीके से है कि जी शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो 24 आवर्स तक तो बारिश नहीं होने जा रही है। तो इससे तो आप बिल्कुल
बेफिक्र हो जाएं। बल्कि बेफिक्र क्या, जो लोग ये सोच रहे थे कि बूंदाबांदी हो जाएगी या मौसम अच्छा हो जाएगा, तो आई थिंक ये वीकेंड तक जो है हमें अच्छा मौसम मिल जाएगा, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और बारिशें हमें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आज का मौसम जो है वो कैसा रहेगा, इस हवाले से आपको बताते हैं कि 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि अगर आपने 2 बजे तक कहीं काम पे जाना है और आना है तो आप मौसम का हाल जानते हुए चले जाएं। तो 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी रहेगा 34 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं सिंध हाई कोर्ट में आज जो अहम हेयरिंग्स हैं, आज जो अहम समातें हैं, उनका अहवाल क्या है, उनके हवाले से आपको बताते हैं कि आज जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो है वो समात होगी। इसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके हवाले से जो है वो आज हेयरिंग्स होंगी। अच्छा जी, तजावुज़ात से मुताल्लिक जो है दरखास्तों पर भी समात होगी और आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। अच्छा, अब दरख्वास्त पर समात जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे, जबकि जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समात होगी और दरख्वास्त पर समात जो है वो जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो करेगा। अच्छा जी, तो ये तो सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जान लेते हैं कि जी माल का हाल क्या है, जी करेंसी का क्या सिचुएशन है। और करेंसी की सिचुएशन आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो माल का हाल है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 182 पर, इसके अलावा जो है कैनेडियन डॉलर है 203 पर, 208 पर, और यूरो जो है वो 329 पर है और कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा जो है यूके पाउंड है 375 पर, फिर उसके अलावा जो सऊदी रियाल है वो 75.45 पर है और स्विस फ्रैंक जो है वो 351.32 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 283.3 पर है। अभी जल्दी से चलते हैं और वेजिटेबल के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, स्टैटिक प्राइस ऑफ कमिश्नर कराची, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये है जी टमाटर। टमाटर के हैं बड़े सारे फ़ायदे, 184 पर है टमाटर। इसके बाद क्या है जी, आलू है, आलू 63 पर है। इसके बाद जो है वो है लहसुन, और लहसुन जो है वो 322 पर है। इसके बाद है अदरक, अदरक है 460 पर। और फिर हमारे पास जी गाजर, गाजर है 92 पर और फिर ये तुरई जो है 69 पर है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, लौकी, ये भी 92 पर है। अच्छा, लौकी के किसी दिन जो है ना फ़ायदे बताने आप लोगों को। फूल गोभी जो है वो 92 पर है। भाई ये फूल गोभी कौन खाता है, प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं। खीरा जो है वो 92 पर है। और भाई क्या है, भिंडी जो है 138 पर है। तो ये सिचुएशन है। और प्याज जो है और वो है जनाब 58 पर। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, जहाँ पर सेहत के लिए सब्जियां खाना बड़ा ज़रूरी है, वहीं पर अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल रखना ना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब आप इतना डेयर कर सकते हैं कि आप साइकिल भी चलाएं और सेल फ़ोन भी पकड़ें और फिर आप वीडियो भी बनाएं और इसे अपलोड भी करें। वैसे ये जो हमारे स्टार्स हैं ना, ये काफ़ी मेहनत का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद अगर हम लोगों को कोई पिक्चर भी अपलोड करनी हो ना, तो हम लोग अपनी टीम को कहते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम को कहते हैं कि ये पिक्चर लें और अपलोड कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि साथ साथ आप अपने फैंस को भी जो है वो अपडेट रखें। हारिया का एक और भी BTS है जो कल हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और जिस तरह से उन्होंने शूटिंग की, ये भी बड़ी हिम्मत का काम होता है कि हर जगह पे जाकर जो है वो शूट कर लेना। फिर सेहत के भी मसाइल होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, किसी दिन हम शो पे माया अली को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई वो जितना फिट रहती हैं तो इसका राज क्या है। अच्छा, जिस तरह से हम अपने जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनके फ़ैन होते हैं ना, तो हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो भी किसी के फ़ैन हैं। जी हाँ, और वो जिनके फ़ैन होते हैं उनके हवाले से वो रील्स भी अपलोड करते हैं, उनके हवाले से वो अपने एहसासात और जज्बात भी शेयर करते हैं। जी हाँ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो पाक फ़ौज की फ़ैन है और हम भी अपनी फ़ौज से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जनाब, अब क्योंकि टी ब्रेक आ गया है और आप लोग भी ब्रेक लेना चाहेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर वापस आएंगे और ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ में। आपको बताना है कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या है और क्या क्या हो रहा है शहर में और क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और एक जो बातचीत है ना माइक के ऊपर की गई थी 2 सरबराहान की, वो भी लीक हो गई है। और वो क्या बातें हैं, वो उसमें बातें कर रहे हैं कि वो 150 साल ज़िंदा रह सकते हैं। ये सारा माजरा क्या है ये बताएंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और न्यूज़ सेशन में आज हमें ज्वाइन किया टॉप स्टोरीज के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने और हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज जिस खबर के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये खबर जो है, ये खबर कुछ इस तरह से है कि ये खबर जवान रहने वाली खबर है। यानी कि लोग ये सोच रहे हैं अब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे जवान रह सकते हैं, और उनकी गुफ्तगू जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो लीक भी हो गया, और ये 2 सरबराहान थे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा महराज भाई और अशरफ भाई से पूछती हूँ, बड़े खुश लग रहे हैं आज आप लोग, मतलब खैरियत है? ट्रैफिक जैम तो नहीं था लग रहा है आज आप लोग? नहीं, आज मतलब कि आज इत्तेफाक है कि बिल्कुल स्ट्रेट आए। अच्छा। और गो थ्रू आज मैं हैरान था कि जगह जगह पे शायद महराज भाई ने इतने पीछे लगे हुए ट्रैफिक पुलिस के कि आज मैं मतलब कि जो सिविक सेंटर से आ रहा हूँ तो हर जगह ट्रैफिक पुलिस नजर आई है, खड़ी हुई थी। अब या तो उनको भी ख्याल आ गया है कि भाई लोग बहुत गुस्से में रहते हैं। सिटी 10 देख लिया होगा ना उन्होंने, बिल्कुल यहाँ पे जो रिजर्वेशन हम शो करते हैं वो जाहिर है लोग देखते हैं, उनको एहसास हो गया होगा कि भाई अवाम की खिदमत करनी चाहिए, अवाम की मदद के लिए रास्ते खोल देने चाहिए, मतलब ये तो करना ही चाहिए ना। मेरा है सिटी 21 और मॉर्निंग शो हमारा जो है सिटी 10 ये देखा जाता है शहर में, क्योंकि हम शहर की मतलब कोशिश पूरी करते हैं कि कोई भी इवेंट ना छोड़ें, और किसी भी इशू पे जो है हमारी टीमें जाहिर सी बातें काम कर रही होती हैं। और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी टीम भी कराची में जो काम करती है वर्किंग जर्नलिस्ट की, वो इसी इदारे में है। और किसी इदारे में आपको 7-8 रिपोर्टर्स या मैक्सिमम 10 रिपोर्टर्स से ऊपर नहीं मिलेंगे। यहाँ माशाल्लाह जो है तकरीबन 30 के करीब 32 के करीब जो है वो रिपोर्टिंग की टीम है। तो हम तो कोई इवेंट छोड़ते नहीं, तो इसलिए जाहिर सी बात है मेहनत भी सबकी है इसमें शामिल। तो अब पुलिस हो उसमें या कोई देखे ना आपके कल जो वाकया हुआ, पुलिस किस तरीके से मदद को पहुंच गई, मतलब निकाली उन्होंने गाड़ी, पानी में से निकाली। आज देखें आपको ट्रैफिक जैम जो है वो कम मिल रहा है। ये बस सारी कोशिशें महराज भाई की हैं, जो महराज भाई जिस तरीके से खबरें देते हैं और एहसास दिलाते हैं इंतजामिया को कि प्लीज़ जागें। अच्छा जी, अब बात हो रही है कि आप क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू जवान रह सकते हैं। अब ये खबर कुछ इस तरह से है कि पुतिन की चीनी सदर से 150 साल जिंदा रहने की जो बातें थी वो लीक हो गई। इनकी आपस में हुई मुलाकात, और इस मुलाकात में ये हुआ कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की चीनी सदर से शी जिनपिंग से 150 साल जिंदा रहने के हवाले से हुई बातें मीडिया में लीक हो गई। अब ये लीक कैसे हुई? ये इस तरह से हुई कि इनका जो माइक था वो खुला रह गया। अब बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन के दरमियान ये गुफ्तगू शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मौजूदगी में हुई, और इस मौके पर माइक्रोफोन मुबैना तौर पर बंद था। तहम उसने तीनों रहनुमाओं के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए, जिसके मतन को एक मुतरजिम ने पढ़कर सुनाया। हालांकि ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड रही थी, लेकिन ये रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा जी, अब उसमें बातें क्या हो रही हैं? उसमें जो बातें हो रही थी वो ये बातें हो रही थी कि पुतिन और किम जोंग उनके हमरा बीजिंग में दूसरी जंग अजीम के खात्मे की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा फौजी परेड में शिरकत के लिए आए हुए थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि पहले लोग शाज़ो नादिर ही 70 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में आप एक बच्चे हैं। जवाब में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ इंसानी आज़ा को नए आज़ा से तब्दील करना मुमकिन हो जाएगा। तवील मुद्दत में ये लाफानी ज़िंदगी की तरफ एक कदम है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पुराने आज़ा हैं वो ट्रांसप्लांट कर लें तो हम मतलब लाफानी ज़िंदगी तक भी जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने इस मौके पर शुमाली कोरिया के सरबराह जो थे किम जोंग उनसे भी गुफ्तगू में हिस्सा ले लिया। उन्होंने भी शामिल हो गए इस गुफ्तगू में। उन्होंने कहा क्योंकि ये एक लंबी ज़िंदगी है, यानी इसका जो तर्जुमा किया वो इस तरह से किया जिसने ये गुफ्तगू रिकॉर्ड की। उसने कहा कि ये लंबी ज़िंदगी आज़ा की पैवंदकारी से मुताल्लिक जो है कोरियाई ज़ुबान में उन्होंने कोई जुमले कहे। अच्छा जी, शी जिनपिंग ने जवाब दिया कि नुमाया तौर पर तवील अरसे तक जिंदा रहने का मौका है। इस हवाले से पेशगोइयाँ हैं कि इस सदी में 150 साल तक जिंदा रहने का इम्कान भी है। तो जनाब, ये लंबी ज़िंदगी के लिए की गई जो गुफ्तगू थी ये हो गई लीक, और माइक जो था कुछ खबरों के मुताबिक जो है वो कहीं खुला हुआ था, कुछ कह रहे मुबैना तौर पर बंद था। जिसने रिकॉर्ड कर लिया ये तो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन जी अब ये बताएं ज़रा अशरफ भाई, महराज भाई, आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं 150 साल तक? और जवान बिल्कुल। तो अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो खास तौर से हम भी देखते हैं। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि वो दोनों जो सरबराह खास तौर से जो पुतिन है और जो शुमाली कोरिया के जो हैं वो उनको देखें तो यंग नज़र। मैं आज से मतलब 20 साल हो गए इस फील्ड में, उनको ऐसे ही देख रहा हूँ। और आप जो इसमें जो जब वो आते हैं, अब जैसे चीन में बहुत बड़ा जो 80 साल जश्न जो मनाया जा रहा है उसके ऊपर जब देखा है तो आप दोनों की मूवमेंट देखें।
मतलब जैसे उन्होंने बात जो की, आपने जो खबर भी पढ़ी है कि वो आपस में भी बात कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि एक दूसरे में भी बात करते हुए, जो सरबराह है एक मुल्क और टॉप बड़ी ममालिक है। चाइना को देखें तो 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है। कोरिया भी आपका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस जो है बहुत आगे चली गई, जिसमें मुख्तलिफ, जैसे आपका कमज़ोर हो गया दिल, आपका गुर्दा, फेफड़ा, ये वो, तो वो उसको चेंज, तो उन्होंने कहा इसको मल्टी टाइम आप चेंज करा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है और उसके लिए जो ये वर्किंग कर रहे हैं। और ये लोग देखें, जो तरक्की पजीर मुल्क की बात नहीं कर, तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ऐसी बायोटेक्नोलॉजी पे आज से नहीं, अमेरिका भी काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है, आपका रशिया भी काम कर रहा है। और ये वो मुल्क हैं जिनके पास पैसा इतना है कि लोगों को, गरीब ममालिक को पैसे देते हैं। तो ये उस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से काम, मतलब आप कोई चीज़ भी, वॉर हेड की बात करें तो ये लोग टॉप 5 जो ममालिक हैं, इनके पास जो जंग लड़ने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी के पास नहीं है। सब एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए उस पर पैसा लगाते हैं। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इंसानी, जैसे हम बायोमेडिकल जिसे कहते हैं, मेडिकल साइंस, उसके अंदर इतने आगे चले गए हैं। तो आपको सरबराह नज़र आते हैं। और प्यूटन को देख लें, ठीक है, अगर आप देखें तो कहीं से आपको, जैसे अब एक भारत का सदर है, मतलब चलते हुए लगता है कि 10 दफ़ा तो गिर जाएगा वो। जी बिल्कुल, ठीक है। और उसको देखें आप, स्ट्रॉन्ग और खड़े हुए, जो स्टाइल है आप उससे रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि बहुत ख्याल किया जाता है। पूरी मेडिकल की टीम लगता है कि उन्हीं के पीछे लगी हुई। बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ जो चेंज आउट है एशिया में। तो आप देखें तो आपके जो चाइना का बोलते हैं, उनकी भी आबादी, आप यकीन करें, आप चाइनीज़ को देखेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ चाइनीज़ जैपनीज़ भी आए थे, तो आप उनकी उम्र नहीं पहचान सकते हैं। वजह क्या है, उनकी जीन्स। वो 80 साल के भी होंगे तो आपको लगेगा कि भाई 40 साल का है। सही। तो ये फ़र्क है। और वो उसको कैसे लेके जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस को वो यूज़ कर रहे हैं। मेडिकल साइंस को वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरह से आपने कहा ना कि मेडिकल साइंस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेहत की बात हो रही है, ये यंग रहने की बात हो रही है, ये अपने आप को रिजुविनेट करने की बात हो रही है। और अगर यही हाल आप हमारे पाकिस्तान में देख लें, तो यहाँ जो बेचारे जवान अपने फ्रेश जो है ना, वो दिल, गुर्दे, फेफड़े लेके हॉस्पिटल जाते हैं ना, उनके भी ख़राब करके भेज देते हैं। मतलब उनको ट्रीट ही नहीं करते, उनको देखते ही नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई आज़ा जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, जो काम नहीं कर रहा हो, वो वहाँ पर ये थॉट है। और यहाँ ये थॉट है कि सही सलामत बंदा भी आया तो उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे, डॉक्टर ही नहीं मौजूद है, एहतजाज हो रहा है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, पानी आ गया, लिफ्ट नहीं चल रही, फॉर्म नहीं भर रहे। ये हमारे यहाँ ये सूरत हाल। देखिए वो कौम है, वहाँ जो सरबराह हैं वो अपनी कौम का सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी अपने लिए नहीं बनाई है, यहाँ पे अपने लिए काम होता है। फ़र्क है ना। पाकिस्तान में जितने भी अगर आप बैठे हैं ना, वो अपनी तरक्की कैसे करनी है, अपने पैसे कैसे बनाने, आप देखें इस कौम और मुल्क के लिए क्या काम करते हैं। मुझे अफसोस होता है, कोई भी पार्टी आए, सही देखें, जो भी तरक्याती काम होता है ना, कोई अपना घर बेच के कोई भी पार्टी नहीं करती है। ये आवाम का पैसा है, एहसान नहीं करते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपका पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क में, मैं चैलेंज करता हूँ एफबीआर को, मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, जो बैठ के बोलते हैं, मासी जो मेट काम करती है उससे लेके रिक्शा चलाने वाले से लेके हर कोई टैक्स देता है, लेकिन ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। वो जो पैसा जमा होता है वो जाता है हुकूमत की किटी में, वहाँ से वो पैसा लगता है, हुकूमत वहाँ पे तरक्याती मंसूबे और वहाँ तस्वीरें लगा दी जाती हैं। बड़ा अफसोस होता है। कोई भी मुल्क देखें, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में कोई काम हो रहा है, तो कोई तरक्याती काम हो रहा है, तो ये आवाम के टैक्स के पैनी होती है, एक एक पैनी का जवाब देना होता है। वहाँ आप नहीं देखेंगे कोई अगर पुल बना, कोई रोड बनी, तो अमेरिकी सदर का तस्वीर लग गई हो। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ कोई भी काम होगा वो आ जाएंगे, इन्होंने इफ्तिताह किया, ही इज नॉट अवेल, यानी कि उनको बताना चाहिए कि आवाम के टैक्स का पैसा है, आवाम की ये है, तो आवाम के नुमाइंदे, तो आवाम की वजह से ही होते हैं ना, जो भी रिफॉर्म होता है वो आवाम की वजह से ही होता है और आवाम के लिए ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बस ये हमें बिजली दे दें, पानी दे दें, सड़कें बना दें, सेहत के मामला ठीक कर दें, बाकी तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो तो देखी जाएगी। पहले हम यहीं से नहीं निकल रहे हैं, हमारे यहाँ तो यही मसाइल इतने स्टक हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम, और जिस तरीके से टॉप स्टोरीज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त। सबसे बड़ा मसला जो है वो फ्लड सिचुएशन है, और जिस तरह से ये फ्लड सिचुएशन है और ये जिस तरह से ओवरऑल सारा कुछ चल रहा है सिनेरियो, इस पर बात करेंगे। और इस पर अभी जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट मुतारिक हुई है, परसों भी, डे बिफोर यस्टरडे,
शर्जील नाम मेमन साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि भाई जो लोग इतराफ़ में हैं दरियाए सिंध के, वो घरों को खाली कर दें, कैंप्स लगा लें, अपने अपने जो हैं वो चले जाएं एरियाज़ में या अपने रिश्तेदारों के चले जाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं महराज भाई से इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि महराज भाई आप बताएं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। और मैंने आपसे परसों भी आई गेस ये बात पूछी थी कि क्या हम वाकई तैयार हैं, क्या हम वाकई ये जो मानसून का स्पेल आ रहा है यार हैं दरियाए सिंध में अब जो सैलाब की सूरत हाल है या जो कहा जा रहा है कि रेला गुजरेगा कई हज़ार क्यूसेक, तो वो उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं और मज़ीद सिंध गवर्नमेंट कितनी मुतारिक है? देखिए अभी फ़िलहाल तो सिंध गवर्नमेंट जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयान चल रहे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए रूम भी कायम कर दिया गया है। बाकायदा इसको लम्हा ब लम्हा मॉनिटर किया जा रहा है कि भाई कितना पानी आना है और कब तक इसने जो है पहुंचना है और कौन कौन से मुकाम पर पहुंचना है, उसकी रफ्तार क्या होगी, उसकी मकदार क्या होगी। तो इन सब चीज़ों पर वर्किंग तो चल रही है। चले बहुत अच्छी बात है। PDA ने तो पहले ही बता दिया था, NDA में भी जो हमें एक्टिव इस वक्त नज़र आ रही है। कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो महफूज रह सकें इस सैलाब से। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि जी जो आबी गुजरगाहें हैं तो उसके अतराफ़ में हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े देहात और गाँव जो है वो बसे होते हैं। अब उन लोगों को जब खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो उनको बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करनी पड़ रही है कि भाई अपनी जानें बचाओ अभी फ़िलहाल इस घर को और वहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कि वो अपने घर को और माल मवेशी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस हवाले से हमारी कुछ वैसी जो अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ दोस्त हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई बात यह है कि एक गरीब आदमी जो कि देहात में और गाँव में रहता है उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसका माल मवेशी होता है। तो वो जो है अपनी कोशिश पूरी जान लगा के ये करते हैं कि ये जो मवेशी है इसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना? सही। और उस मवेशी के लिए फिर जाहिर सी बात है वो जहाँ भी अगर उनकी मवेशी लेके जाएंगे तो उनको बहुत बड़ी जगह चाहिए, राइट। वो किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो मवेशी कहाँ रख सकते हैं, या अगर कैंप में लेके जाते हैं उनको सरकार ने जो बनाए तो वो मवेशी कहाँ लेके जाएंगे, उनका ये एतराज़ है कि भाई हम कैसे अपने माल मवेशी को छोड़ दें। तो वो लोग भी अपनी जान पे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत उनसे कह रही है। शर्जील मेमन साहब ने बड़ी अच्छी बात की गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और 12 उन्होंने ये कहा कि भाई देखें आबी गुजरगाहों के पास जो लोग हैं वो वहाँ से मूव हो जाए ताकि अगर जब वो सैलाबी रेला गुजरे तो उसमें कम से कम जो कीमती जाने वो ज़ाया नहीं होंगी। अच्छा, तीसरी बात जो आपने की इस कराची में मानसून की जिस स्पेल के हवाले से इसकी तैयारियां, तो मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि भाई कोई तैयारी नहीं है। हम तो यहाँ पर आप तो कह देते हैं कोई तैयारी नहीं है। महराज भाई ऐसे आप कैसे कह देते हैं? सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तैयार हैं। जो हमारे मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो देखें रोज़ाना सड़कों पर निकल रहे हैं, वो कभी शाहराह भुट्टो का दौरा करा रहे हैं, वो कभी किसी इलाके के बारे में बात कर रहे हैं, कभी किसी यूसी की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, हम तो कर रहे हैं काम। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश अपनी जारी रखते हैं। लेकिन जब तक मैं आपको बताऊं कि आप कौन सी सिंध गवर्नमेंट का जायजा ले रहे हैं ये बताएं। मेन मरकजी बरसाती नाले हैं, उनकी सफाई का काम जब तक मुकम्मल नहीं होगा ये मसला रहेगा। हमारा ऑफिस जिस मुकाम पर वाक़ है, आपने देखा कि कॉजवे 3 दिन बंद रहा था। मतलब एक दिन की बारिश, दूसरे दिन तो फुहार, तीसरे दिन फुहार चलती रही, कोई बारिश नहीं थी। बारिश एक ही दिन हुई थी और वो भी 2 से 3 घंटे हुई थी जम के, ऐसे ही हुआ था। 3 दिन तक ये कॉजवे बंद रहा। मतलब हम कौन से दौर में जी रहे हैं? बात हम टेक्नोलॉजी की करते हैं, मेगा सिटी बताते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तब भी हम टॉप पर हैं, हर चीज पर टॉप पर हैं। जहाँ सड़क, पानी, बिजली, गैस और ये नालों का मसला आता है हम वहीं आ जाते हैं। महराज भाई मैं ये सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग कि अगर ये सारी सड़कों के हालात ऐसे ही हो गए, यानी हर जगह खुदाई, हर जगह खड्डे, हर जगह सारा कुछ, तो फिर हम लोग मतलब ट्रैवल करना तो लोगों का मुश्किल हो जाएगा। अभी भी अगर मेयर कराची की बात करें ना, तो उन्होंने ये कहा है मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि अभी भी 1.5 से 2 साल लगेगा कराची यूनिवर्सिटी वाली रोड बनने में। तो आप अभी भी इमेजिन करें कि कुल मिला के 6 साल हो जाएंगे इस बात को। मतलब यानी कि ये क्या हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, कितना स्लो प्रोसेस है, क्या रहा है हमारे शहर? अरे प्रोसेस ही तो स्लो है। उसकी रीज़न ये है कि जब 1 साल गुजरता है ना, तो 1 साल बाद चीज़ों के रेट्स ऊपर आते हैं। तो जो आपने बजट रखा हुआ होता है, जो बजट पास हुआ होता है, फर्ज करें जी हमने 50 मिलियन का बजट पास किया था कि भाई इसमें हम 1 साल में तैयार कर देंगे। लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहत बयान की जाती हैं उसमें, और फिर वो लेट होता जाता है। जब साल गुजर जाता है तो जारी बात चीज़ों के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, ऊपर रेट चले जाते हैं। तो फिर वो इसकी वजह बताते हैं कि भाई चीज़ों के रेट ऊपर चलेंगे, अब ये मुमकिन नहीं है, तो इसके बजट में इजाफा किया जाए। तो खैर से वो मुबैना तौर पर जो है बजट जो खेल रहे होते हैं उसके मामला हैं। और अशरफ भाई कई मरतबा बता चुके भाई 20 साल में कोई एक चीज़ गिनवा दे जो बना के दी हो किसी भी गवर्नमेंट ने। हम तो किसी एक गवर्नमेंट को बोलते ही नहीं भाई, ठीक है। और वाकई आज आप देख लें करीमाबाद पर वो जो अंडरपास बन रहा है, मतलब हद हो गई है, हद।
मतलब उसने 1 साल में पूरा होना था, 1.5 साल में, हाँ। उसको 5 साल हो रहे हैं। दुकानदारों का कारोबार तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुके हैं। एक वो ऑरेंज लाइन जो चलाने के माशाल्लाह से चल रहा है, पूरे यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क हो चुका। मतलब वो इतना था, वो इतना हो गया है। अच्छा, काम चले जा रहा है, चले जा रहा है। अच्छा, उसका बिल्कुल जो किनारा आके रुक जाता है, वो एमेजिना रोड के पास कहीं आके रुक जाता है। उसके बाद आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहरहाल भाई, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। कोशिश की जा सकती है और हम दावे सुन सकते हैं। आईजी सिंह बोलते हैं क्राइम हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, पुलिस बोलता है क्राइम खत्म कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो हमारे शो पर आमिर भाई आए थे ना, आमिर सिद्दीकी, वो ये कहकर गए कि 2026-2027 तक कराची जो है वो दुबई बनने जा रहा है। क्या बात। तो बस आप फिर ये देखें कि जब 2027 और 2026 आएगा तो कराची जो है वो दुबई बन जाएगा। मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओवरनाइट काम हो जाएगा और सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। ये भाई हमारे सियासतदान कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपको हमारे करस्पॉन्डेंट बता रहे हैं। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हॉकी, हमारे यहाँ जो हॉकी है वो कभी राइज करती है, कभी उसका डाउनफॉल आ जाता है। वैसे तो वो डाउनफॉल पर ही है, लेकिन हॉकी की ज़बूहाली का जिम्मेदार है कौन, इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। अगर स्पोर्ट्स की बात कर लूँ ना मैं, तो क्रिकेट हमारा पैशन है। मतलब हमारी कौम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेटर्स की हमारे मुल्क में। लेकिन वहीं पर हम चाहते हैं कि हॉकी जो है या दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भी इसी तरीके से आगे जाएं, तरक्की करें। और हॉकी के हवाले से जब कुछ अच्छी खबरें सामने आना शुरू होती है तो दिल कहते हैं ओके फाइन, अभी हमारी हॉकी बेहतर होने जा रही है। इनफैक्ट जब मुझे ये पता चला कि फुटबॉल के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर फीफा से मिला के कोई कानून बना है, उसकी डेवलपमेंट होगी और फिर उसमें जो कराची का नया टैलेंट है या पाकिस्तान का नया टैलेंट है वो जाएगा तो हमारी फुटबॉल टीम बनेगी, देन दिल गो आउट एंड प्ले देयर। तो ये तो फुटबॉल के हालात हैं। लेकिन हॉकी, जिसका ऑलरेडी दुनिया में बहुत नाम था, वो ऑलरेडी अब ज़बूहाली का शिकार है। फिर भी अपनी मदद आपके तहत हमारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कारनामा कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए जीत के आ रहे होते हैं। लेकिन अभी जो खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, खबर यह है कि जी हॉकी का खिलाड़ी 400 रुपये डेली अलाउंस पर नहीं खेलेगा। अच्छा, हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद कहते हैं कि हॉकी का खिलाड़ी 400 रुपये डेली अलाउंस पर नहीं खेलेगा। उन्होंने ये कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि हॉकी के खिलाड़ी को 400 रुपये का डेली अलाउंस दो, इस पर प्लेयर कैसे खेलेगा भाई। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हॉकी फेडरेशन $100 के करीब खिलाड़ी को अलाउंस देती है, जिस पर प्लेयर मुतमईन नहीं। फेडरेशन के पास तो अपना स्टेडियम तक नहीं है। सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि हॉकी फेडरेशन का बैरून मुल्क दौरे पर बिल अदा ना करना गलत है। एक बार बिल अदा ना करने का मसला हुआ था, लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट बोर्ड ये समझती है कि हॉकी फेडरेशन के माली मामलात ठीक नहीं, जबकि फेडरेशन माली मामलात को अपने कानून के मुताबिक देखती है। तो भाई ये सिचुएशन है। और ये हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं अशरफ भाई, जिन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो हॉकी है उसको बेहतर किए जाएं, माली मामलात बेहतर किए जाएं, अलाउंसेस बेहतर किए जाएं। इतने कम पैसों पे कोई भी खिलाड़ी मुतमईन नहीं है, खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन बेहतर करेगा? ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, ये सिस्टम है, अगर यही हालात जो यूथ है वो सुन रही होगी, जिन लोगों को हॉकी खेलने का शौक है, जो टीम में आना चाहते हैं, जो टैलेंट है, वो तो नहीं आएगा। सब 400 रुपये में तो दिहाड़ीदार मजदूर नहीं मिलता है। हाँ, सोचना चाहिए। देखें, जो इतने सारे ये लोग बैठाए हुए हैं ना, मैंने वही बोला, इदारे हैं इतने हैं, आप गिने। ओह, हॉकी फेडरेशन, बहुत सारे इदारे और भी हैं। तो आप जो नीचे जो प्लेयर खेलेगा ना, तो प्लेयर को अब दुनिया में जाके देखें, उनको आप अपने रीजनल ममालिक में जाके देखें उस प्लेयर को क्या दे रहे हैं। 400 रुपये सबा सोचें, एक दिहाड़ी आप 400 मजदूर अपने घर पे ला सकती हैं काम कराने, सफाई कराने के लिए नहीं ला सकती। चैलेंज देता हूँ आपको, चैलेंज देता हूँ, कराची में निकलें, एक बंदा ढूंढें कि मेरे घर में जो है ना ये पूरी कचरा उठाना है, ये सब करना है, जो छत पे पड़ा हुआ है सामान, एक रोड से मजदूर पकड़ें, घर लेके जाएंगे, कचरा से उठा के ले जाओ। हाँ, 400 रुपये मिलेगा, हाँ, मिलेगा आपको। हाँ, तो इनको सोचना चाहिए, 400 रुपये में हॉकी के डेली वेजेस पे आपने प्लेयर रखे हुए, कैसे जिंदगी गुजारेगा भाई? ऑब्वियसली वो कोई नौकरी थोड़ी कर रहे। तो दिन भर आप जाए ना वो ग्राउंड में, वो हॉकी लेके ग्राउंड में एक उधर जाए इधर जाए, उसके बाद क्या हाल होता है? उनको पूरा फिटनेस होता है, खर्चा होता है, खाना पीना होता है। मजदूर की भी तनख्वाह नहीं है इतनी, डेली वेजेस 400 रुपये आप दे रहे, शर्म आनी चाहिए इनको। और जो हॉकी फेडरेशन, और क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कहा, जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्लेयर भी बोल रहे हैं, प्लेयर तक बोल रहे हैं। और अफसोस होता है, देखें हमें तो चांस मिलता है कि हम आके, मतलब हम तो उनकी जबान बनते हैं ना। सही।
लेकिन जब ये खबरें आती हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। एक टाइम था, मतलब आप सोचें हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है। यस। मतलब इस वक्त मैं आंखें नहीं उठा पा रहा हूँ कि हमारा कौमी खेल है, उसके प्लेयर हैं, उनको डेली वेजेस पे 400 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार मजदूर भी नहीं मिलेगा। तो इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे जो रखे उनको इसी टाइम टर्मिनेट करके ना घर भेजना चाहिए। सही। जो वहाँ बैठ के जो उस फेडरेशन को चला रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो जो नीचे हॉकी खेलता है कौन, फेडरेशन के अहदेदार खेलते हैं, कौन खेलता है ग्राउंड में, प्लेयर खेलते हैं ना। तो ये ऐसी खबरें अगर हम चला रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है सब। इसके साथ में वो कह रहे हैं कि हॉकी फेडरेशन $100 के करीब खिलाड़ी को अलाउंस देती है, जो पूरा नहीं होता, मतलब जो नाकाफी है। तो देखें ना, आप देखें, आप जब यहाँ प्ले कर रहे हैं ना, जो उसका पाकिस्तानी रुपये, जब आप बाहर जाके खेलते हैं ना, तो तब आपको डॉलर देते हैं कि वहाँ खर्चा करो। तो आपको पता है रूम कितने का मिलता है। ये लोग तो ऐसी ऐसी खबरें आई, हम मतलब अपने हमारा बहुत सारी सेफ साइड लेके जाते हैं, प्लेयर जाते हैं, उनको खाने के लिए पैसे नहीं देते हैं, सब खाने के लिए पैसे नहीं देते, बाहर जाके ना यू हैव टू पे इन डॉलर, जो बिल आता है डॉलर में आता है। वहाँ सिलानी नहीं है कि बेचारा जाके खा ले। हमारे तो ऐसी हालत कर देते हैं प्लेयर बाहर जाके वो भीख मांगे। सही। आप बाहर के प्लेयर को तो देखें, उनके शूज देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें, वो गवर्नमेंट पे करती है। आपने वो सुना होगा ना, अशरफ भाई, कि फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स गए थे तो उन्होंने वो वहां से कहीं और निकल गए और वापस ही नहीं आए, टीम के साथ वापस। तो ये तो हालात हैं। वो देखें सब चीज़ें हैं ना। अब यहाँ पे आप एक अगर जाता है ना, मैं बताऊँ शूटिंग, मेरा दोस्त है वो शूटिंग रेंज में था ना, आप यकीन वर्ल्ड रैंकिंग में 6 नंबर पे है और नेशनल शूटर है हमारा, नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे। जब मैं बैठा था वहाँ पे, उसने बताया नहीं कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं मीडिया में हूँ। वहाँ पे लोग वो कह रहे हैं कि सर आप अच्छा खेलते हैं तो यू हैव टू आपको स्पॉन्सर अपना लेना होगा, यानी आने जाने खर्चा और चाहिए, तब आपको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वरना हम किसी और को चांस देते। तो उसने कहा भाई जिसको आप बोल रहे हो वो मेरे रैंक में 10वें नंबर पे नहीं आता है। तो ये सिस्टम है, अगर आप वो जा रहे हो खुद से जाके खेलना है, आप स्पॉन्सरशिप अपने खुद से सेल्फ। भाई यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने जिन स्पोर्ट्स को पजीराई नहीं मिलती गवर्नमेंट लेवल पर, उनमें ये होता है कि वो क्लब्स बने हुए हैं, फिर वो क्लब्स वाले जो है वो स्टूडेंट्स को इन करते हैं, वहाँ पर मैचेस खिलवाते हैं, और फिर उनको कहते हैं जी आपने अगर अपने पैसे लगा के मुल्क से बाहर क्लब के थ्रू कहीं खेलना है तो जाकर खेल लें। तो ये तो हालात हैं स्पोर्ट्स के हमारे। चले जी, इंस्टेंट ब्रेक का टाइम है, तो बस ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन से वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो हमारे शहर में जो अमनो अमान की सूरत हाल है ना, उसकी ऊपर अगर हम बात करें तो पता नहीं कितने घंटे गुजर जाएं, क्योंकि ये सड़क से लेके नहीं, सड़क के एक्सीडेंट से लेके दुकानों तक और ताजरों के मसाइल तक। पहले तो ताजिर जो है वो अपने मसाइल की वजह से परेशान थे कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, हम रिफॉर्म में हिस्सा लेते हैं, हमें सहूलत नहीं मिल रही, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। अब ताजरों के साथ एक नया सिलसिला शुरू हो गया, और वो ये शुरू हो गया कि भत्ते की पर्चियाँ जो है अब जाना शुरू हो गई हैं। तो एक दफ़ा क्या फिर से कराची उसी सिचुएशन में जा रहा है जहाँ पर ये पर्ची सिस्टम और भत्ते की पर्ची सारा कुछ चल रहा है। तो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि कराची की ताजिर बरादरी जो है इस हवाले से वोकल हुई, और अभी जो रिसेंट वाक़या है उसमें ये बताया गया है कि ये कोई बंदा है जो कि मुल्क से बाहर है और यहाँ बैठकर जो है ये खुफिया मालूमात लेता है ताजरों के हवाले से कि किसके पास कितना पैसा है, क्या है, और फिर उसको सारी मालूमात फराहम की जाती हैं। और ये गार्डन का इलाका है जहाँ पर ये इस ताजिर को जो है वो भत्ते की पर्ची दी गई, और फिर उसके बाद जो है ये बिलाखिर गिरफ़्तार हो गया, मुलजिम गिरफ़्तार हो गया। लेकिन अब इस मुलजिम ने 30 अगस्त को अपने साथी के साथ मिलकर ये कार्रवाई की, और मुलजिम ने गार्डन में वाक़े इकरा स्काईलैंड बिल्डिंग के मालिक को भत्ते की पर्ची देते हुए फायरिंग कर दी। अच्छा, इस मुलजिम का जो ताल्लुक़ है वो जमील छांगा गैंग से है। इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है ये जानते हैं मिराज भाई से, और अशरफ भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिराज भाई, अब ये सिलसिला भी देखें शुरू हो गया है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूँगी, हाँ। सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है शहर में। अच्छा, ठीक है? ये तो ब्रेकिंग है कि भाई ये तो ख़त्म ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद ये रुक गया है। पहले शहर में सिर्फ एक शहरी जमात पर ये इल्ज़ाम लगता था, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि लिहाजी से कुछ बहुत जय्यद किस्म के गैंग वॉर्स उठे, फिर वो छा गए, सही, ठीक है ना। फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व करार पाई, ठीक है ना, मुख्तलिफ गैंग जिस पर करार पाए। तो ये सिलसिला तो कराची में कभी रुका ही नहीं है। जो भी पुलिस अफसर या आला अफसर ये बात कहता है कि हमने भत्ताखोरी कराची से ख़त्म कर दी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पहले सूरत हाल ये थी कि ताजिर बरादरी बिल्डर्स इतने खौफजदा थे कि वो बाकायदा उन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई थी, और वहाँ जाके एक आदमी को सारे पैसे जमा कराते थे
अच्छा। और उसके बाद मुतल्लिका जो मुबैना भत्ताखोर हैं, सही, वाइट कॉलर, तो वो फिर उनके लोग आते थे वहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते थे। अच्छा, यही सिलसिला पूरे कराची में चलता रहा, बरसों चलता रहा। हाँ। अच्छा, फिर एक हवा चली कराची पे, जो बिल्कुल सब ऑपरेशन क्लीन अप हो जाएगा। 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 के बाद सूरत हाल हमने ये देखी कि भाई चीज़ों में कुछ कमी आ गई, लेकिन कमी नहीं आई थी, चीज़ों में खामोशी आ गई थी। ताजिर खौफजदा हो गए थे, क्योंकि मुसलसल जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की, लोगों को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने फिर ताजिरों को ये कहा कि भाई देख, अगर इसकी इत्तला पुलिस को गई तो बस तुम्हारी खैर नहीं है, हमें ये पता तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो भाई एक इंसान जो कि अपना सीधा सीधा कारोबार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, टैक्सेस भी पे कर रहा है, उसके लिए तो ये बड़ा मसला है ना कि यार मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। मजबूर हुआ, फिर उन्होंने खामोशी से सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये जो जमील छांगा ग्रुप वाली बात आई है, तो भाई लियारी गैंग वॉर के बहुत सारे टोटल टुकड़े हुए, तो उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग बैरून मुल्क भाग गए। ठीक है, अब वो बैरून मुल्क बैठे में उनके स्लीपर सेल्स यहाँ काम कर रहे हैं। मेराज भाई, वो वहाँ से बैठ के बंदा यहाँ के लोगों की खबर ले रहा है कि यहाँ क्या है सूरत हाल। ईरान से मैसेज करते हैं, ईरान का नंबर यूज, और जो हम जो एजेंसियों से मिले थे, और ये कंसर्न, ये जो मिराज साहब ने कहा ना, खत्म नहीं हुआ है, ना होगा, क्योंकि देखें आप चाहते नहीं है। जो लोग यहाँ से गए, इजी एक्सेस दिया गया। जब वो मतलब लियारी गैंग वॉर, आपको बताऊं कि 2013 में ऐसी हालत होगी तो बिजनेस यहाँ पे बंद हो रहा था। आर्मी चीफ को बोला गया, बाकी जो सबको एक मैसेज दिया गया, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कराची बंद कर देंगे। हम बंद करके साथ तमाम इंडस्ट्रीज, उनको बोला, सिराज कासिम तेली ऑन रिकॉर्ड है ये बात, उन्होंने कहा बंद करके हम दुबई चले जाएंगे और फिर आप चला लो। तो उसके बाद एक्शन शुरू हुआ था। अब ये अभी तक चल रहा है, और लोग जैसे मिराज साहब ने जो बोला 100% मैं साथ कह रहा हूँ, और ये 100% अभी भी लोगों को पर्चियाँ जा रही हैं। आप कोई भी एसोसिएशन लें, वो सामने नहीं आते हैं, हम फ़ोन करते हैं मगर वो बताते हैं शिकायतें हैं ये वो, क्योंकि वो भी डरते हैं कि वो बेचारा डिस्क्लोज होगा, मार देंगे। यहाँ कोई मसला नहीं है सबा किसी को मारना, क्योंकि ये पूरे ये मुल्जिमान है। आपको मैंने बताया है, जब भी वो जो पुलिस चीफ मिले हैं, या कराची पुलिस चीफ मिले हैं, या आपके मतलब आईजी मिले हैं, तो ऐसी बात है 25,000 मुल्जिमान हैं। ओ यार भाई, 25,000 हो 2500, अब मैं हैरान हूँ कि उनको ट्रैक लगाएंगे। मतलब आप बात करें, मतलब तरक्की अब तक अमेरिका में नहीं लगा है, वहाँ पे आप यहाँ पे बात करो, मुल्जिमान को ट्रैक करेंगे हम। ओ भाई, आपकी पूरी पुलिस सही काली भेड़ें सब मिली हुई हैं, सबको पता है कौन क्या करता है। यहाँ पे क्या आपको नहीं पता है, कॉजवे से हमारे ऑफिस के 15 लोग लूटे हैं 2 महीने में। राइट, ठीक है, क्या हो गया? चौकी बनी हुई है, वो बनी हुई है, सब पता है किस वक्त कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं, आपको कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से। इनके पास ट्रैकर है, आपको पता है मोबाइल छीनने के बाद लोकेटर कहलाता है, इनके पास भी लोकेटर है। ये कहते हैं वहाँ कैसे जाएं। अच्छा। ये पुलिस कहती है। कराची में अभी भी नो गो एरिया मौजूद है, आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, पुलिस नहीं जाती। अल आसिफ से आगे अंदर जाके दिखाएं, अगवान बस्ती, नाम ले लेता हूँ ना जी, आप नाम लें, आप जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस को बोले अंदर जाएं। आप यहाँ से अल आसिफ से क्रॉस करके अगवान बस्ती के अंदर जाके दिखाएं, वापस आके दिखाएं। राइट, तो ठीक है, नॉर्दर्न बाईपास पे जाएं। आपकी जो जमीनें हैं हम लोगों की, मेरी आपकी जो हमारे लड़की ज़मीनें हैं जो स्कीम 33 में, वहाँ कौन बैठा हुआ है? हाउ इट्स पॉसिबल के गैर मुल्की यहाँ के पनाह गुज़ीर साहब, वो यहाँ के अगवानी यहाँ के उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और ये सारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इनको ईरान से आती है कॉल, क्योंकि आपका ईरान की कनेक्टिविटी जो है वो मिलती है, अफगानिस्तान का मसला है हमारा, तो ईरान कनेक्टिविटी से कनेक्ट होते हैं ये सब इसमें, ये जो यहाँ पे, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, इन सारी एजेंसियों को पता है। यहाँ आप जाके अगर एक्शन का बोलें, अगर हम यहाँ बोलें गरीब आदमी जिसको उसने बोला फायर भी किया है इस पे, ये बिल्डर हों, ताजिर हों, इन सबको अब ये ताजिर फिर से उठ रहे हैं। अगर आप कराची में देखें, लास्ट वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्रेस क्लब में, उन्होंने बोला है ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो भी चीख के बोल रहे हैं, लेकिन जब तक 5-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग नहीं मरेंगे ना, ये जो सरकारी टू घूमने वाले हैं ना, ये भी नहीं हिलेंगे, और जो वहाँ मिनिस्ट्री में बैठे हैं वो भी नहीं हिलेंगे। भाई ये एक्शन लेने का टाइम है और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह से जो ये बदअमनी के वाक़यात है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं और ये एक तरह का थ्रेट होता है। आप सोचें कि आप किसी को भत्ते की पर्ची दे रहे हैं, वो शख्स कितना ज़्यादा परेशान होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए, मेराज भी हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइन के बाद वापस आएंगे और फिर आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात करेंगे ब्यूटी की, और ब्यूटी में आजकल सबसे ज़्यादा जो है लोग जो ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने फेस के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं। लेकिन आप कितने भी अपनी आपको फिजिकली फिट रखें या वटेवर जो भी आप करते हैं, लेकिन आपका जो फेस है वो डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सैगिनेस होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा टिपिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहते और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा सुपरफिशियल ट्रीटमेंट हो जिसकी वजह से जो है वो हमारा फेस उसकी शेप में भी आ जाए और हम यंग भी लगें, रिजुवेनेट भी हो जाए और हमें कोई तकलीफ भी ना हो। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, और ऐसे इस ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उम्मे राहिल मौजूद हैं, जिनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप उम्मे राहिल? आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, उम्मे राहिल ये बताएं कि लोगों की आसानी के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो कि लोगों को आसानी से उनके फेस को शेप में ला सके, उनका फैट जो है वो बर्न कर सके, सैगिनेस दूर कर सके, इसके अलावा खूबसूरत नज़र आएँ, जवान नज़र आएँ? अच्छा, सबकी ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जवान तो हमेशा ही रहना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और अब जो है आज जो मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब जितने लोग हैं, डॉक्टर्स की भी कोशिश सबकी हमारी भी होती है कि नॉन इन्वेजिव के ऊपर जाएं, मतलब अंडर द नाइफ नहीं जाना पड़े, छुरी के नीचे नहीं जाना, काटा पीटी कुछ ना हो, निडल नहीं लगवानी। बिल्कुल नहीं। देखिए निडल एक अलग चीज़ है, मैं बात करी छुरी की। निडल तो बहुत सारी चीज़ों में हमें चाहिए होती है, लेकिन जैसे कोई कट लग रहा है, स्विचर्स हैं, ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरीज है, अंडर नाइफ नहीं जाने, नॉन इन्वेजिव जो बैठे बैठे आप लंच ब्रेक में करवा लें। और छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं वो सब करवा लें। अच्छा, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं, बड़ी एडवांसमेंट आ चुकी है। अच्छा, अब आपकी बात पे आते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि जी सैगिनेस कम हो जाए। तो एक बड़ा ट्रेंड हो गया कि जैसे लोग, मैं आसान लफ्ज़ में लोग कहेंगे जी सबा जैसा मुंह चाहिए। कुछ भी कर लो, बस ऐसा मुंह चाहिए, बहुत बिल्कुल शार्प, हमें जो है ना अपनी जॉ लाइन चाहिए और यहाँ से बिल्कुल पतला मुंह चाहिए। ये बच्चों का भी शौक हो गया, बेबी फैट होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यहाँ से मुंह पतला हो जाए। मैं एक नॉर्मल एक यंग बच्ची की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं एज पे आई नहीं हूँ, उनका इतना शौक होता है। फिर डबल चिन, मोबाइल हम बहुत यूज करते हैं, हर वक्त तो यूँ रहते हैं, तो ये चीज वैसे डबल हो जाती है। और पोस्चर सही नहीं होता तो डबल चिन का बहुत इश्यू होता है। फिर बहुत से लोग चाहते हैं कि जी फेस थोड़ा शेप में आ जाए, शेप में। अच्छा, ये तो यंग बच्चियों की भी ख्वाहिश होती है। अच्छा, सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, लड़के भी होते हैं भाई, तो दाढ़ी वो बियर्ड रख के कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। और बहुत से लोग ट्रीटमेंट चाहते हैं। फिर थोड़ी सी एज जब होती है तो हमारा ये हिस्सा डाउन, जोल बनना शुरू होते हैं, ये हिस्सा डाउन जाने लगता है। एजिंग इससे हमें पता चलती है, इसको हम जोल कहते हैं। ये चीज़ डाउन जाती है। फेस सैग होता है, किसी का फेस पे फैट बहुत आ जाता है, और कुछ नेचुरली बहुत चबी होते हैं, फेस बहुत ब्रॉड होता है। सही। अच्छा, ये तो सिर्फ फेस की बात है, लेकिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। हमारी टमी हो गई, हमारे आर्म्स, फ्लेबी आर्म्स भी हो गए, या बहुत हैवी आर्म्स हो गए, पूरी हमारी थाइज या पूरी बॉडी आप ले सकते हैं। सही, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट और नॉन इन्वेजिव सेफ साउंड के आप लंच ब्रेक में जाके करवा लें और बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो है हाईफू। हाईफू जब आया था, अच्छा, ये 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उस पर बहुत होते था कि पहले साल में एक ट्रीटमेंट होगा और रिजल्ट 6 महीने तक आएगा। स्टडीज खुद ही चेंज होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल ये कि हाईफू कुछ भी सही, बहुत ही इंटेंस इसमें फोकस जो ना फ्रिक्वेंसी दी जाती है, हीट ऐसी होती है, जो रेज होती हैं जो आपके फेस को, आपकी जो फैट को सप्रेस करती है, बर्न करके बहुत स्लोली निकाल देती है और फेस को शेप अप कर देती है। ना सिर्फ फेस बल्कि पूरी बॉडी। सही। हम इसको टमी पे भी करते हैं, हम इसको जो है थाइस पे भी करते हैं, आर्म पे भी करते हैं, बैक पे भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है डबल चिन ख़त्म करने के लिए, नेक को सही करने के लिए, और फेस को कंटूर करने के लिए। अच्छा, ये बताइए जो हाईफू ट्रीटमेंट है, इसके रिजल्ट्स कितने दिन में आना शुरू हो जाते हैं? डिपेंड करता है। देखो होता है क्या है, हाईफू जब हम करके आपको दिखाएंगे, पहले तो कहा जाता था कि जी 3 महीने 6 महीने तक रिजल्ट आता रहेगा। अच्छा, जो भी ट्रीटमेंट होता है, ऑब्वियसली जो एक आपकी रेज गई हैं, आपको जो चीज़ आपको जैसे हम अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं या हीट होती है, वो ग्रेजुअली काम करती रहती है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम लोग भी कॉम्बो बना के काम करते हैं। लेकिन 20 to 40% रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलता है। डिपेंड करता है फेस कितना चबी है,
कंडीशन कितनी है, स्किन कितनी ज़्यादा लूज है, या स्वेलिंग है, या फैट है, या सैगीनेस है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट आते हैं। सही रिजल्ट आपको नज़र आएगा, मतलब विजिबल होता है कि जी फेस अप हो गया है, लिफ्ट हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो आपको फ़ौरन फील होगा 20 to 25%, और एक हफ्ते में वो आपको काफ़ी विजिबल हो जाएगा। अगर किसी का बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि 1 से 2 सेशन ले लें और हम इस पर कॉम्बो बना देते हैं। देखिए जिनका वेट ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात, जब वेट पूरी बॉडी का ज़्यादा है तो उसमें आप फेस को शेप तो कर लेंगे, काफ़ी चीज़ कम होगी, लेकिन वो वेट तो पूरी बॉडी का ज़्यादा है तो आपको ओवरऑल जाना पड़ेगा। जैसे कि लोग क्या करते हैं उसमें जो डिफरेंट लिपोलाइटिक इंजेक्शंस लगा देते हैं, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऐड कर देते हैं, सही, उससे रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा उमेराइल, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों का होता है फेस कट, जैसे अभी उमेराइल ने बात की ना कि बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनकी हड्डी चौड़ी होती है, तो उस वजह से वो फैट ना भी हो तो वो लग रहा होता है कि भाई चौड़ा चौड़ा फेस लग रहा है। बहुत सारे लोगों के ना इस जगह पर बहुत ज़्यादा फैट होता है, चीक्स बहुत ज़्यादा जो है वो उभरे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी ये जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा फैट होता है, और फिर वो जो लाफ लाइन जो है वो बहुत विजिबल हो रही होती है, खत्म हो जाती है। आपकी अंडर आई का एरिया बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसे अपना जो है ना टेम्पल और जो अपना ये आईब्रो है उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप कर सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट अप। अच्छा देखिए, अगर हम खाली हाइफू की बात करते हैं तो रिजल्ट देता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट रिजल्ट विजिबल होता है। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है। देखिए मैं ये कहूँगी कि जी आप बैठी हैं यहाँ पे, हर आदमी के ऊपर, हर पेशेंट के ऊपर जो है रिजल्ट डिफरेंट आएगा। और फिर आपकी केयर भी है। आपको हमने आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, आपको थोड़ी सी एहतियात बताई है, लेकिन आपने जाके वो आप फ्लो आपने बहुत हाई रख लिया है, या आपका पोस्चर सही नहीं है, आप केयर नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो आपका फिर रिजल्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। और कभी हमें लगता है कि कंडीशन ऐसी कि फैट बहुत ज़्यादा है तो हाइफो के साथ हम कॉम्बिनेशन में डिफरेंट चीज़ें करते हैं। जैसे कि जब हमारे पास जो बहुत लोग आते हैं उनको पूरा वेट लूज करना होता है, जैसे टमी का बहुत इशू होता है, तो टमी के ऊपर भी हाइफो बहुत एक्सीलेंट काम करता है। अच्छा, बहुत ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका टमी है और बहुत ज़्यादा टमी है, और उनको लगता है कि भाई ये फैट जो है ये तो कम नहीं हो सकता। तो ये जो ट्रीटमेंट अभी ब्रेक के बाद आकर उमेराइल हमें दिखा रही है, इनकी मॉडल भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसके बाद आप देखें कि ये जो मैजिकल ट्रीटमेंट है ये इसके कितने फ़ायदे हैं, ये हम आपको अभी लाइव शो पे ही जो है वो करके दिखा रहे हैं। तो बस छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब ये हाइफो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर मॉडल भी मौजूद हैं, और जिशान भाई ने जो है ये ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। उमेर आप ज़रा बताती जाएं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। देखिए, आप देखिए हमारी प्यारी सी जो मॉडल है बहुत दुबली पतली सी है। उसकी वजह यह है कि अगर हम कोई ले लेते हैं किसी फैट मतलब चबी को, तो लोग कहते हैं शायद ये सिर्फ मोटों के लिए। वो बताने का मकसद ये है कि बिल्कुल लीन सी इनको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फेस जो है ना इनका बेबी फैट भी चबी फेस है, ब्रॉड फेस है। तो बच्चियों का होता है कि जी हमारी जॉ लाइन थोड़ी विजिबल हो जाए और ये चीज़ थोड़ी शेप में आ जाए, वो कंट्रोल कर रही होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर देखा जाए तो ये खुद जितनी लीन सी है तो फेस उनका ब्रॉड लग रहा है, तो उस पे देखिए अब इसको मार्किंग की जाती है। हमें एक्चुअली मार्किंग का तरीका ये वो मकसद अच्छा, ये नेक तक मार्किंग की हुई है ना इन्होंने, ताकि ये जॉ लाइन जो है ना आपकी विजिबल हो जाए। मार्किंग के ऊपर होता है कि जितना पोर्शन है उसके ऊपर, हर पोर्शन के ऊपर हर इंटेंसिटी जो है ना डिफरेंट होती है। मतलब ये नहीं सिर्फ मशीनें के चलाई नहीं जाती है, हर एरिया का जो है आपने शॉट्स डिफरेंट रखने हैं, इंटेंसिटी डिफरेंट रखनी है, इसलिए मार्किंग होती है। उसके ग्रेविटी वो देख के चेक करते हैं कि जी किसके पर कितना इंटेंस लेके जाना है, मुझे कितने शॉट्स लगाने हैं। और ये अभी सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है, वरना पूरे फेस में, नेक पे, बॉडी पे जहाँ पे ज़रूरत है उसकी मार्किंग करके करते हैं। ये जो इनके जो गाल है ना ये थोड़े से चबी हैं, तो ये इसको बैलेंस करेंगे और ये बिल्कुल इसको शेप में लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गायब हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपलिफ्ट लगेगा और ये जॉ लाइन जो है इनकी थोड़ी यहाँ विजिबल हो जाएगी, सवा की तरह। जॉ लाइन मेरी तरह विजिबल हो जाएगी। अच्छा जी, चले सही है।
तो पहले थोड़ी सी नमिंग लगाइए, बहुत सारी जगहों पे नहीं लगाते, बट नमिंग से लगाते कि जैसे कुछ थोड़ा सा होता है कि किसी के कोई टूथ में वो लगा हुआ है आपका ना कैप लगा हुआ है, कुछ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या कैविटी होती है, तो कुछ लोगों को सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो उसको फिर हम ये कर लेते हैं। अभी ये नम क्रीम ये नहीं, नम क्रीम हमने पहले लगा दी थी, अब जेल लगा रहे हैं। जेल लगा के, इसलिए कि हीट डायरेक्ट जो आपकी स्किन पे नहीं लगे, वो हीट जो है आपकी थोड़ा सा स्विफ्टली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। हमेशा डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, उस पर आपने जेल लगाना होता है, देन फिर उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि वो एक एक जो शॉट है, आपकी मशीन पीछे अब बस ये जो है ये ट्रीटमेंट होने जा रहा है। अभी जेल लगाइए और उसके बाद अब ये जो है ये अच्छा, अब ये जो ये फेस के ऊपर ये जो लगाएंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है मेरा, कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं अब हाई फू हो रहा है, अब हाई, यस। देखिए ये मशीन है, अब ये एक एक जो इन्होंने बनाया कि वो उसके हिसाब से वो शॉट्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर कि किस एरिया को कितनी नीड है, वो हीट के साथ जो है फ्रीक्वेंसी जो जारी होती है, और वो अच्छा ये सबके ऊपर डिफरेंट होती है। हर एज हर कंडीशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है एंड शॉट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, राइट। इसलिए कि अब इनकी जो है जब वो फिर में आपको ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा, और शुरू में हमेशा लाइट रखा जाता है, फिर और पेशेंट बेयर कर रहा होता है तो उसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं कि जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा रिजल्ट आता है, उतना अच्छा। और नहीं तो ग्रेजुअली करके फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा 1 से 2 सेशन में कर लेते हैं, 1 से 2 सेशन में कर। और अगर ज़्यादा कंडीशन हो जिसको ज़रूरत होती है कि किसी की बहुत ज़्यादा डबल चेन है, बहुत ज़्यादा बच्चे की शादियाँ हैं, तो ऐसा कोई जादू अच्छा, तो है ऐसी ब्राइड जिसकी बहुत ज्यादा डबल चिन हो, थोड़ा सा यहाँ पे फैट हो, यहाँ फैट हो, सब जगह फैट हो, वो अगर आ गई आपके पास 15 दिन पहले या 10 दिन पहले मैं बहुत डांटूंगी आपने जो है मुझे बिल्कुल अपलिफ्ट करना है, मेरे चेहरे को और खूबसूरत करना है, तो वो क्या होगा उसका? पहले सबसे पहले सारी बच्चों से कहती है कि 3 मंथ्स का टाइम रखो, नहीं भी हो तो इससे क्या रबी डबल शुरू हो गया, शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो एटलीस्ट 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने तो 1.5 मंथ तो लाजमी होना चाहिए, अगर इमरजेंसी भी है तो। 15 दिन पहले तो मैं कहती हूँ बच्चियों को हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सही, हर चीज़। स्किन को से आपको मेकअप भी करना है, सर्विसेज भी लेनी है, आपके स्किन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर कभी कोई ऐसे बाहर से कोई बच्ची आती है, इमरजेंसी कुछ होती है, कुछ हो जाता है, तो हाइफू बहुत सेफ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चबी होती है तो हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, इसमें जैसे जो हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस होते हैं वो लगा देते हैं। अच्छा, उसका कोई नुकसान नहीं होता, बट वो इमीडिएट 1 वीक के अंदर आपका सारा फैट खत्म कर देता है। अरे वाह, जबरदस्त। ये तो वो फैट खत्म हो जाता है और हाइफू से स्किन लिफ्ट हो जाती है। जैसे कि जब फैट डिसॉल्व होगा तो एकदम स्किन लटकेगी आपको लगता है, लेकिन जब हाइफू के साथ करते हैं तो आपकी स्किन लिफ्ट रहती है। और बट उसमें ये ना समझे कि सर्जरी वाला रिजल्ट आ जाएगा और ये बताइए कोई थ्रेड वाला रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं आ सकता एकदम से। सही। उसमें आपको 15 डेज लगते हैं, 1 वीक लगता है, बट वो आपका फैट खत्म हो जाता है। एक तरह से ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि बगैर जिसमें इस ट्रीटमेंट में जो है ना वो कोई नाइफ यूज नहीं होनी है और कोई इंजेक्शन भी नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं यूज होना है। तो ये बस जो है ये हाइफू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये आपकी स्किन को जो है वो बेहतर करता है। अच्छा, ये रिजुवेनेट भी करता है? बिल्कुल करता है, कोलेजन को बढ़ाता है, कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, सिंथेसिस शुरू हो जाता है। दूसरा कि जैसे अब कोई फंक्शन है, आज है या रात कल है, तो आप अगर हाइफू करवा लेते तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है, सही, ग्लो आ रहा होता है, ग्लो आ जाता है एकदम, मतलब टाइट सी आपकी स्किन रहती है, तो वो इमीडिएट के लिए भी आप करवा सकते हैं। लेकिन वो कम है और उसे एक हल्की सी लिफ्टिंग चाहिए, तो वो किसी पे वो बोटॉक्स पे नहीं जा रहे, वो फिलर पे नहीं जा रहे, वो थ्रेड पे नहीं जा रहे, वो किसी लंबी चौड़ी चक्कर पे नहीं पड़ना चाह रहे, टाइम भी नहीं है, तो वो हाइफू करवा के एक अच्छा सा लिफ्ट अपने फेस पे चाह सकते हैं, फ्रेश और ग्लोई लुक मतलब मिल सकता है हमको। और जिनके चबी फेस हैं, जिनके फैट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के एटलीस्ट अपने लिए 1 मंथ रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो 1 मंथ रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपकी क्यूरीज आप पूछ भी सकते हैं उम्मे राहिल से कि इस ट्रीटमेंट के बारे में, या मज़ीद भी अगर आप कोई और ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा उम्मे राहिल, एक तो ये आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि हाइफू ट्रीटमेंट है, ये रिजुवेनेट भी करता है, फिर ये फैट बर्न भी करता है, जॉ लाइन भी जो है वो इन्हांस हो जाती है। इस ट्रीटमेंट से या इस ट्रीटमेंट के अलावा, यानी इस ट्रीटमेंट से पहले
स्किन के जब कोई आपके पास आता है कि हमें हाइफो करवाना है, तो आप उससे पहले उसको कुछ सजेस्ट करती हैं कि नहीं पहले आपने अपनी स्किन का ख्याल करना है या क्लीन करना है, या उससे पहले कोई सजेशंस हम होते जब हैं? भी ट्रीटमेंट करते हैं स्किन क्लीन तो होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली इसमें से कोई चीज़ नहीं कि हम कोई टेस्ट करवाएं या कुछ करवा के हम ये पूछते हैं क्योंकि कैपिंग तो नहीं लगी हुई, कोई जैसे आपके वेनियर्स लगे हुए हैं, कोई आपके ये बड़ा जरूरी है, कोई चीज़ लगा हुआ है कि कुछ के मतलब कुछ ना दांत लगे हुए होते हैं, कोई इशू तो नहीं है, कोई काम हुआ हुआ है कुछ, उसमें थोड़ा सा मतलब उससे फील ज्यादा होता है, तो वो हम पूछ लेते हैं ताकि उनके कोई ऐसा मसला तो नहीं है। और उसके बाद इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, कोई अल्लाह ना करे कि भाई कोई टेस्ट करवाना ज़रूरी है या कोई इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर मेकअप किया तो ऑब्वियसली हम मेकअप रिमूव करते हैं, कोई स्किन की कंडीशन तो वो उसको अलग, वो एक ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए कि अगर एक्नी भी है तब भी हो सकता है, पिगमेंटेशन है तब भी हो सकता है, कोई और मसला है तब भी हो सकता है। अच्छा, इससे रिंकल्स भी कम होती हैं, ज़्यादा ज़्यादा कि आपकी स्किन में जब कोलेजन बनेगा तो आपकी रिंकल्स भी कम होंगी, आपकी स्किन जो है उसकी जो सैगीनेस है वो भी खत्म होती है। ऑब्वियसली ये नहीं कि सिर्फ आपने ट्रीटमेंट करवाया और जिंदगी भर के लिए आपकी जान छूट गई, ऐसा नहीं हो सकता। कितने सेशंस होते हैं इसके? देखिए डिपेंड करता है, नॉर्मली रिजल्ट आपको एक दफे में मिल जाता है, फिर हम कहते हैं आपने एटलीस्ट 15 डेज वेट करना है और 15 डेज में आपको रिजल्ट और एनहेंस होता है। सही, ठीक है। मतलब आज ये डिपेंड करता होगा ना जो आपके क्लाइंट्स आते हैं कि वो कितना ज्यादा अपने आप को जो है वो जो ऑनलाइन एनहांस करना चाहते हैं, कितना ज्यादा जो है वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। देखो अगर जैसे बच्चे की तो बहुत इतनी ज्यादा वो स्किन नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा चबी फेस होता है या लूज होता है तो हम उनको जब ये करते हैं अपना, हम डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ कॉम्बो भी बना देते हैं कि हम जो है ना कभी मॉर्फिस के साथ या उसके साथ PRP के साथ कर रहे हैं या किसी इंजेक्शन के साथ कर रहे हैं, कुछ भी अगर नहीं कर रहे तो हम करते क्या है कि अगर हमने हाइफू किया है तो हम उनको हमारे पास डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, हम कहते हैं आप सिर्फ जो है ना फॉर्मिंग बेल्ट लगाना शुरू कर दें। वो भी नहीं है तो आपके जो फेशियल बैंड से आप वो बांधना शुरू करें ताकि जो भी आपके ट्रीटमेंट हुआ है आपकी स्किन को वो अपलिफ्ट रखे कुछ दिन तक, अपलिफ्ट तो आपकी स्किन वैसे ही सेट हो जाती है, वैसे ही सेट हो जाती है। क्योंकि अच्छा यूजुअली क्या होता है कि लोग महंगे ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं लेकिन उसके बाद वो केयर नहीं करते। अभी जैसे आपने बताया ना कि वो बहुत हाई फ्लो रख लेंगे या फिर वो फेशियल बैंड नहीं बांधेंगे या फिर वो इतना ज्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको लगता है बस पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद फिर वो आके ब्यूटिशियन को या डॉक्टर को कहते हैं कि जी हमारा ये प्रॉब्लम हो गया और ये हमें सूट नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट एहतियात करनी पड़ती है या हाइफो जब करवा रहे होते हैं। देखिए हाइफो में सच कोई एहतियात नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है। सही, ठीक है। आपको अगर वेट है तो हम ऑब्वियसली आपको सब चीजें बता रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा चबी है तब हम कहते हैं कि जी आप फेशियल बैंड या आपके जो स्किन टाइटनिंग बैंड्स आते हैं, आराम लिफ्टिंग बैंड्स आते हैं, वो लगा लें। कुछ भी नहीं है तो कपड़ा थोड़ा सा बैंड करके यूं बांध ले ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए। तकिया आपने सीधा रखना है, गर्दन को बहुत ज्यादा झुकाना नहीं है। अच्छा, ये आपके लाइफ स्टाइल है, ये कोई 1-2 दिन की केयर नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए नहीं उमेराइल कह रही है, वो ये कह रही है कि नॉर्मली भी आप अपने लाइफ स्टाइल में अगर इस तरह से करेंगे तो आपको आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर होगा। यानी अगर आप बहुत ज्यादा झुका के रखते तो जाहिर है आपकी फिर डबल चिन जो है वो बनेगी। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस ट्रीटमेंट के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से ढेर सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि फ़र्क क्या है। अभी सिर्फ ये वाली साइड की है, ये वाली चीज़ की साइड की है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उमेराइल देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि 45 मिनट से पूरा ट्रीटमेंट होता है, अभी तो हमने 10 मिनट भी नहीं किया है। 10 मिनट भी नहीं किया है। बहुत एक पोर्शन को अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है तो जाके आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमें आपको थोड़ा सा दिखाना है कि भाई इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और ये देखिए कितना स्लीक लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी तो ये ट्रीटमेंट जो है ये कंपाइल भी नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी स्किन जो है वो लगना शुरू हो जाएगी और ये चेहरे के जो स्ट्रक्चर है ना ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो भाई जिन लोगों की भी शादियां हैं, जो भी ब्राइड्स हैं, तो वो डेफिनेटली जल्दी तकरीबन 3 मंथ्स पहले ना आपको कांटेक्ट करें। 3 मंथ्स पहले कि पूरा टू बी ब्राइड के लिए होता है, कंटिन्यू कर लीजिए। टू बी ब्राइड्स के लिए होता है कि आपने 3 मंथ्स पहले सारी चीजें करने से अगर 15 दिन पहले तो कोई ना कोई चीज तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा एक जिससे कहते हैं ना पूरा एक वो चाहिए आपको कि हर चीज आपको अपने
क्या पैकेज चाहिए, उसमें उसमें आपकी स्किन भी है, आपके बाल भी है, आपका वेट भी है, आपकी बहुत सारी चीज, आपकी पर्सनल, आपके इंटरनल, इमोशनल, हर चीज मौजूद है। तो आपको 3 मंथ्स का टाइम निकालना चाहिए। अच्छा, हो सकता है किसी बच्ची को जरूरत ना हो, उसके लिए एक सेशन भी बहुत है, एक सेशन भी, लेकिन हो सकता है किसी बच्ची को ज्यादा जरूरत हो, स्किन ज्यादा खराब है, उसके स्कार्स बहुत ज्यादा है, या पिगमेंटेशन है, या स्किन बहुत लूज है, या उसकी चबी बहुत है, तो ऑब्वियसली उसको सेशन चाहिए। और उमेराइल जिस तरह से बता रही है ना, तो मेरे ख्याल में ये तो जो मॉडल्स हैं और जो एक्ट्रेस वगैरह हैं उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि उनके जो शूट्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो हाँ है ना वो उमेराइल कह रही है वो सब करवाती हैं, उनका आपको बताने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है, वो सब करवाती हैं। वो सब करवाती हैं जी, ठीक है जी। तो लोग जो है इस ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक्ट्रेस वगैरह जो है वो ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो करवा रही होती है। और अभी जिस तरीके से मैं इसीलिए मैं वहाँ गई थी कि मैं आपको ये दिखाऊं कि कितना ज़्यादा जो है वो मुझे फ़र्क नज़र आया, क्योंकि अभी उन्होंने उनका जो एक साइड वाला चीज़ था उसके ऊपर किया था, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा है। और ये तो वाकई एक मिरेकलस जिसको कहना चाहिए ना कि ट्रीटमेंट है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें इतना पेन भी नहीं है, और इसमें इतनी कोई नाइफ वाला काम भी नहीं है। बगैर सर्जरी के जो है वो आपकी स्किन रिजुविनेट हो रही है, सेगिनेस खत्म हो रही है, और स्किन की कहना चाहिए ना कि ग्लो आपका वो वापस आ रहा है। तो भाई जिन लोगों के घरों में शादियां हैं और जो लोग तकरीबात में जाना चाहते हैं, इनफैक्ट शादियां नहीं बल्कि अगर कुछ और भी तकरीबात है, कोई पार्टी है, कोई कुछ भी है, अच्छा, तो वो डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कुछ नहीं भी है, आपको हमेशा अपने आप को खुद को अच्छा देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कोई चीज आपको कमी है, डिस्टर्ब कर रही है, तो आप करवा सकते हैं। अभी आप ये देखिए, एक हैंडसेट यूज कर रहे हैं, इस पे जो हैंडसेट, ये जो पीस है, ये हर पार्ट के लिए अलग होता है। आईज के लिए अलग होता है, आईब्रो के लिए, अब चीक के लिए, ये अलग अलग, इसी के वो उसकी जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, बॉडी के लिए अलग होता है, तो वो बहुत फिर उसकी इंटेंसिटी, फिर उसकी जो शॉट्स, वो सब चीजें डिफरेंट होती हैं। सब चीजें डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन लेके चला देनी है, मशीन के पीछे जो हाथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तभी लोग आके ना जिद करके जो कहते हैं डॉक्टर ज़ीशान से ही हमने जो है ना ट्रीटमेंट चले जी, ज़ीशान भाई की डिमांड इतनी है, नहीं माशाल्लाह से बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी ना एक लक वाली बात होती है कि आपको अच्छा जो है वो डॉक्टर मिल जाए, अच्छा आप जिस क्लिनिक पे जा रहे हैं आपको अच्छा एस्थेटिक्स मिल जाए, क्योंकि लोग इतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं मेरा, लोग जो है वो प्रोफेशनलिज्म से हट के बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट करके देते हैं ना तो वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, अच्छा, वो उस तरह से टैकल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, एक चीज इस चीज से हटके कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए अच्छा डॉक्टर जो भी बंदा काम करता है अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, कोई भी इंसान हो, बट आजकल मशीन का दौर आ गया, अब हर आदमी मशीन लेके बैठ तो जाता है, मशीन सीख भी लेता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना, बहुत कम लोग इस बात को एग्री करें, मतलब समझते हैं, एस्थेटिक आई होना बहुत जरूरी है। यस, ये डॉक्टर्स के पास भी नहीं होती, मैं कहती हूँ। बिल्कुल सही। आप कहेंगे ये करना, अच्छा जी कर देंगे, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी कि ज़ीशान जो कहते हैं एस्थेटिक आई जो ज़ीशान की है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड के ये होना ना बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि ये आई आपको बताती है, डॉक्टर के पास जो है ना एस्थेटिक आई होना, स्किल्स एक अलग चीज है, स्किल्स अलग चीज है। मैं बैठी बता रही कि अच्छा आपको चेक करवाना, आप करवा लीजिए, करवा लें। बताओ ये चीज ऐसे होगी तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा, आपको इसके साथ ये चाहिए, ये कहलाती है एस्थेटिक आई। एस्थेटिक आई, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी मुझे अपलिफ्ट करवाना है, या मुझे जो है वो अपनी आईब्रो का काम करवाना है, या नोज व्हाटएवर जो भी आप अपने चेहरे से रिलेटेड जा रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो यूजुअली आपको आप उस वक्त बड़े लकी होते हैं जबकि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिस डर्मा के पास जा रहे हैं, जिस एस्थेटिक्स के पास आप जा रहे हैं, वो आपके चेहरे को समझ जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है मेरा, कि कोई आपके चेहरे को समझ जाए। एक्चुअल में तो ये प्रॉब्लम होती है ना कि कोई प्रोफेशनल हो और आपके चेहरे को समझ जाए और फिर उसके ऊपर वो उस तरीके से काम करे। जैसे आप मेरे पास आ गए जी मुझे ना मेरी जॉ लाइन बना दें, जी जी मेरे पास ये मशीन है, आप ये बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा फर्ज है मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपको जॉ लाइन की जरूरत नहीं, उसके बजाय आप ये चीज करवा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जिन चीजों की जरूरत नहीं होती ना, कुछ लोग वो भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये भी करवा लें, ये भी करवा लें, हालांकि उन चीजों की जरूरत नहीं होती है। उनके पास देखिए वो मशीन होती है ना, मशीन होती है, हाँ, तो वो कहते हैं कहीं तो काम में लेना, किसी तो पैसे कमाने। असल मसला ये होता है कि अगर आप अपने काम से सिंसियर है ना, तो आप अपने काम को देखते हैं, उतना पैसों को नहीं देख रहे होते। आप सही ऑनेस्ट
जो है ना वो एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट को। एक छोटी सी चीज देखने वालों के लिए, इसके आपको माशाल्लाह लोग इतना देख रहे होते हैं सबा कि बहुत सारी बच्चियां बहुत मासूम होती है, मगर लड़की होती है, अल्लाह ने बड़ी मासूम चीज बनाई है। और वो लड़की जो औरत किसी भी उम्र में पहुंचे, उसकी एक मासूमियत जो है वो रहती है, बेवकूफ़ी कहना चाहिए उसको। वो क्या करती है, कोई तस्वीर ले आएंगी, कोई फिल्टर निकाल लेंगी। देखिए फिल्टर वाला फेस अगर आप चाह रहे हैं और कोई कह रहे हम बना देंगे तो वो बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत आर्टिफिशियल। पता है कितनी बच्ची आती है वो फिल्टर कहती है ऐसा मुंह बना दे। मेरा ये फिल्टर वाला फेस आप लोग कैसे बना देते हैं? क्या वाकई फिल्टर वाला फेस कैसे बनेगा? टू मच आर्टिफिशियल। लेकिन आप एक चीज है, फिल्टर जो है एक अलग चीज है। आप स्किन केयर करके आप फिल्टर वाली स्किन तो कर सकते हैं, ऐसे कि वो समझ में आता है। लेकिन एक फेस बिल्कुल डिफरेंट है और आप कहेंगे उसको बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म करके फिल्टर वाला फेस बना दें, तो वो किसी एक इंजेक्शन से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वो किसी एक मशीन से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको, और फिर वो आपके लिए सही है भी कि नहीं है। आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप अब खुले आसमान के तरीके मतलब उसमें सनलाइट में काम कर रहे हैं और आपकी डिमांड कुछ है, तो मेरा फर्ज है मैं आपको गाइड करूँ। वो कहेंगे सही नहीं बताया, हम किसी और के पास चले जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप किसी को कह दें कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो कहेगा नहीं ये तो थोड़ा सा आप कोई मसला नहीं, 10 दफा जाएं जिसके पास दिल चाहे जाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रियल रखें, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया तो ख्वाबों की है ना। लेकिन ख्वाब जो है ना सारे सही होना भी, मतलब बिल्कुल उसको पूरा करना भी सही नहीं है। तो जब वो बच्चियां लाती हैं कि फिल्टर वाला फेस बना दे, तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज हो जाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। और वो आपको करते हुए खुद भी टेंशन हो रही होती होगी कि भाई चलो ठीक है, अब ये अपनी मर्जी से करवा रही हैं, और फिर वो एक सेशन में हो जाए, एक सेशन में, और उस पर इतना सा बजट है वो इसी में होना चाहिए। अब कैसे होगा मुझे बताओ। ये भी है ना, आप मेकअप कर लीजिए। मेकअप कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है कि मेकअप कर लीजिए। तो उसका आप ख्याल रखें, इसलिए कि प्रोसीजर्स भी टाइम लेते हैं, प्रोसीजर की कॉस्ट भी होती है, ट्रीटमेंट्स भी टाइम लेते हैं, और सबसे बढ़ के आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो मॉडल है ये ज़ीशान भाई हो गया डन। चलें जी, ये ज़रा दिखाएं कि ये इनका ओवरऑल ट्रीटमेंट हो गया जी, हाइफो ट्रीटमेंट, और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। और ये देखें, ये चीक्स जो हैं ये बड़े सेटल हो गए और बहुत ज़्यादा जो है फर्म लुक आ रही है। मतलब यू नो आई रियली लाइक, ये हमने बहुत कम टाइम में किया है, और ये कम टाइम में किया है। जी मतलब पूरा अगर टाइम दिया जाए तो ये इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट और आएगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम आपको दिखाते हैं, इनकी पिक्चर जो है, मतलब ट्रीटमेंट से पहले वाली पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, तो फिर आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। तो बस अभी थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं, क्योंकि ना ये देखिए जी, ये उस टाइम पर जब इनकी ये क्रीम लग रही थी, ये नम क्रीम लगाई थी, तो ये उस टाइम का था। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इनका फेस, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इनका फैट था, यानी चीक्स के ऊपर फैट था, जो अब अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला अब जो दिखाएं तो ये रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मैं कहूँगी कि फैट नहीं है इसका, जो बेबी स्किन जो लड़कियों की होती है, थोड़ा सा चबी फेस होता है, वो एज के साथ खुद ही कम हो जाता है। लेकिन वो बच्चे को शौक होता है कि थोड़ा सा वो कम हो जाए, जल्दी एज में जो है उसको कम करा दिया जाए। तो वो इससे करवा सकते हैं। ये जरा दिखाएंगे फेस ज़बरदस्त ये। अच्छा, ये जो इनका फेस लग रहा है ना मेरा इस वक्त, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है कि एडजस्टेबल लग रहा है, कि ये नेचुरल लग रहा है। और मतलब ये अगर आप देखें तो ये मुझे बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किसी किस्म का इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, और काम हुआ है, या बहुत रिजल्ट और फील होगा, ये और फाइन हो जाएगी, और फाइन हो जाएंगे। तो ये जी हाइफो ट्रीटमेंट की ये कमालात हैं, और ज़ीशान भाई वाकई में यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से ज़ीशान भाई ने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ना, ये मुझे भी थोड़ा आइडिया कि ये ट्रीटमेंट इतनी जल्दी रैप नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो कम वक्त में भी जो है वो अपना ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। अच्छा उमें, ये आप बताएं कि ये आप कितने लोगों को सजेस्ट करती हैं, कौन सी एज की लड़कियां ये हाइफो ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, और क्या मतलब कितने सेशंस होते हैं? वो तो चलो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेना चाहते हैं, लेकिन
कौन कौन ये हाइफो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए सब करवा सकते हैं, बट बच्चियों का जो है मोस्टली मेरा होता है कि 18 और 20 ईयर से पहले तो बच्चियों को कुछ करवाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ हाइड्रा करवा लिया, क्लेंजिंग करवा ली, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो पील करवा ली, ठीक है। उसके अलावा बच्चियों को ज़रूरत नहीं होती सिवाय अपनी स्किन केयर की। लेकिन अगर जैसे 19 साल 20 साल में किसी की शादी हो रही है और फेस ऐसा है तो वो करवा सकती हैं। उसके अलावा जो भी नीड है, अच्छा सिर्फ फेस नहीं, हम सिर्फ फेस के ऊपर बात कर रहे हैं, टमी भी होती है, बेबी पाउचेस भी होते हैं, बेबी पाउचेस, ठीक है। बेबी पाउचेस बच्चियां आती हैं कि जी ये होगा बेबी पाउच है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। सही। और बाकी जो है कि डिलीवरी के बाद का जो है वो आपका सेशन है, या बहुत टाइम हो गया, कोई आपकी सर्जरीज हुई हैं, या आपने वेट तो लूज कर लिया, बट आपकी जब आपकी बॉडी सैग कर गई है, आपका जो है पेट जो है वो कम नहीं है, असल में होता है कि सिर्फ पेट रह जाता, टमी रह जाती है। और इसके अलावा भी हम सिर्फ हाइफो नहीं, इसके अलावा भी फुल बॉडी ट्रीटमेंट जो टाइटनिंग के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जो कि आपके आर्म्स के लिए, उसको स्लिम करने के लिए भी और टाइट करने के लिए भी मौजूद है। इसलिए कि जो बच्चियां स्लीवलेस पहनती हैं, जो साड़ियां पहनती हैं, उनको होता है कि आर्म्स बड़े स्लीक एंड फिट हों, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो सकती। बिल्कुल ओवर द नाइट चेंजेस नहीं आते भाई, थोड़ा सा आपने सब्र भी करना होता है। ट्रीटमेंट कराया है, थोड़ा सा 10-15 दिन जो है वो सब्र करें, उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। उसके बाद फिर आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू होगी। चलें जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो हाइफो ट्रीटमेंट हमने आपको दिखाया और उम्मे राहिल ने यहाँ पर आपको बताया कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उम्मे राहिल ये बताएं कि और कौन कौन से ट्रीटमेंट है, स्पेशली एक्सोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इन भी है और उसके बारे में बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक्सोसोम भी अब पुराना होने लगा है कि एक्सोसोम, लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सोसोम्स हैं। अगर एक अच्छा एक्सोसोम आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए वही लोग आते हैं हैरान होते हैं कि जी एक्सोसोम है तो उसके ये हो गया वो हो गया। अब कोई एक्सोसोम आपको 10,000 में करे तो वो कुछ भी नहीं दे रहा होगा। एक्सोसोम की कॉस्ट होती है इससे कि उसके अंदर मल्टी मिलियंस आपके अगर स्टेम सेल्स मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं और आपको एक रिजल्ट दे रहा है, आपके स्किन को लिफ्ट भी कर रहा है, आपके स्किन को ग्लो भी दे रहा है, पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो रही है। तो आप जो है आप तो एक्सोसोम भी करवा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सिलेक्शन आपके ऊपर। देखिए हम अपने पेशेंट को बता दें कि जी हमारे पास ये 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमें बजट भी देखना होता है क्लाइंट का। अब ये तो आपके ऊपर है, आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि वो मैं घर में नहीं बना रही हूँ, वो तो कंपनी का है, मैं या कोई भी डॉक्टर घर में तो नहीं बना रहा, वो कंपनी जो है वो दे रही है, जो भी ब्रांड है। अच्छा, एक्सोसोम जो है उसके वाले से ये कहा जाता है कि उसमें जो है बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर करवा रहे होते हैं ट्रीटमेंट, वो उसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है कि उसमें जो जस्ट बॉर्न बेबी है उसका जो कुछ प्लेसेंटा वो होता है, वो थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चल सके। हम जो कोशिश करते हैं बाहर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जितना प्रोटीन है वो आपके स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश मतलब पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कोशिश होती है कि हलाल जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, वो इस्तेमाल किए जाए। और मोस्टली वो यही है कि जितने भी एक्सोसोम्स हैं पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, स्टेम सेल्स है, एक्सोसोम्स है, या PDRN जो अब आ गए, वो सारे जो है वो हलाल सोर्स ही इस्तेमाल की जाती है, प्लांट सोर्स इस्तेमाल की जाती है। प्लांट सोर्स में फ़ायदा ही होता है कि रिजल्ट आपको मिलता है। बट यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगी कि किसी स्किन के ऊपर एक अगर रिजल्ट दे रहा है तो किसी स्किन के ऊपर आपको 2 से 3 की भी नीड होगी। बट एक्सोसोम, PDRN और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोलेजन्स आ चुके हैं जो आपके स्किन के लिए, मतलब अगर आपने हाइफो भी नहीं कराना है, आपको स्किन की लिफ्टिंग चाहिए, तो एक्सोसोम बहुत अच्छी चीज़ है। आप मॉर्फिस करवा सकते हैं एक्सोसोम, लेकिन 2 से 3 सेशन करवाएंगे आपकी स्किन खुद बोलेगी। इसी तरह से PDRN का वो एकदम लिफ्ट अप करता है, आपका लिगामेंट्स जो है उसको लिफ्ट कर देता है वो, और वो सडन उसका रिजल्ट सडन आता है। और फिर देखिए उसमें भी है कि जब हम करते हैं तो आपका डाउन टाइम होता है। हम कहते हैं 15 डेज आपने बिल्कुल अपने आप को टाइम देना है, रिलैक्स रहना है, और इतने दिन बाद दोबारा एक सेशन लेना है, वो रिजल्ट आपका बोलता है। ठीक है, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे वही शर्त है जिस तरह से आज के दौर में अगर एक PRP, मुनासिब PRP जो है, जो इतनी बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है, 15 से 20 हज़ार की जा रही है, और कोई उसको 2000 में करे तो 2000 में क्या कर रहा होगा। वही ना बात सारी ये है कि आप ये भी तो सोचिए कि जो आपकी एक तो डॉक्टर की सिलेक्शन, फिर आपके ट्रीटमेंट की सिलेक्शन, और फिर आप अपनी स्किन के साथ मजाक तो नहीं करेंगे ना। देखें सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार। वही ना कि फिर बात ये है कि आप ना तजर्बे कर सकते अपनी स्किन के ऊपर, और ना ही आप अपनी स्किन के साथ जो इस तरह से प्ले करेंगे कि भाई आप किसी सस्ते के पास चले जाएं
या फिर आप किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएं जिसको जो इतना प्रोफेशनल नहीं हो, तो उससे उल्टा नुकसान आपकी स्किन का ही होता है। अच्छा, हमने एक्सोसोम की बात करी, ओज़ेम्पिक भी जो है ना वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये ओज़ेम्पिक जो समझ लें ग्लूटाथायोन का ही की फैमिली का है कि अच्छा। है किसी चीज़ के लिए, इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए हो रहा है। अच्छा, जैसे ग्लूटा जो है लिवर के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, लेकिन उसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। तो इसी तरह ओज़ेम्पिक जो है वो अपना डायबिटीज़ के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए है कि ओज़ेम्पिक हो गया, मंजारो हो गया, ये सब जो ना डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए होता है कि अच्छा वो किस लेवल की HbA1c है, और उसके लिए डिफरेंट लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है। बट उससे जब शुगर कंट्रोल होती है, इंसुलिन कंट्रोल होती है, और आज से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ जो होते हैं, उनका वेट वैसे भी कम होता है। तो लोगों ने क्या किया, अब उसको जो है वेट लॉस के ऊपर ले आए। मतलब अगर अब उनको शुगर है कि नहीं, लेकिन वो वेट लॉस के ऊपर ले आए, तो वो वेट लॉस तो कर रहा है, लेकिन वो उनका फैट नहीं खत्म कर रहा, उनका मांस खत्म कर रहा है। ओके, बॉडी मास खत्म और कर वही इस तरह से मैंने जो है वो जो इंडिया के एक प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्या है, हुआ क्या है। देखिए वो इतना बीमार रैपिड वेट लॉस कभी भी सही नहीं है। आर्टिफिशियली तरीके से करेंगे, वेट आपका 1 महीने में कम हो जाएगा, ठीक है, सही। या तो आप उसके साथ बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो, आपको जो चीज़ें डॉक्टर गाइड कर रहे हैं वो कर रहे हो, और आपको उसकी नीड भी है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहे हैं तो देखिए आपके फैट के साथ आपका मांस भी चला गया है, बॉडी मास चला गया, आपका मसल ही खत्म हो गया है, तो हड्डी के ऊपर सिर्फ स्किन लटक जाएगी ना, तो वो वही हाल हो रहा है। आपने वेट लॉस के अंदर हमेशा कोशिश करनी है कि आपका फैट जाना चाहिए, वो भी वो फैट जो येलो फैट है, एक्स्ट्रा है। आपका हेल्दी फैट, आपका कुशन वाला फैट नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला जाएगा, आपका जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन का कोलेजन खत्म हो जाएगा, आपके स्किन की प्लम्पनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है, आप बिल्कुल जो क्यूटनेस आती है वो भी खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल रिजिड। आप देख रहे हैं, आप फिल्टर तो आप देख रहे हैं कि उसमें आ रहा है टिकटॉक का, यूं करे ओ वाह बाउंसी स्किन है, लेकिन जब आपका फैट ही खत्म हो जाएगा, आपका हेल्दी फैट खत्म हो जाएगा, तो आपका हेल्दी फैट भी आपकी बॉडी की नीड है। एक लेयर सिर्फ स्किन नहीं है, जो लेयर्स है हमारी, उसमें एक छोटी सी लेयर फैट की है जो कि कुशन देता है। हम उस फैट को भी ख़त्म कर देंगे तो ये समझ लें कि आप इसमें इसके ऊपर कुछ कपड़ा डालें और उठा लें, तो आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। तो ओज़ेम्पिक, मंजारो या इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट है, अगर आपकी ऐसी कोई हेल्थ कंडीशन है, डॉक्टर सजेस्ट करते तो ज़रूर करवाएं, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। आपने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लग के कि जी मुझे बस यही करना है, तो वेट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन आपकी ब्यूटी भी तो लॉस हो जाएगी, ब्यूटी लॉस हो जाएगी। हाँ, बात सारी वही है ना कि फिर आपकी ब्यूटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि अच्छा जो वेट लॉस करते हैं ना, इनको बड़ा सोच समझ के, बड़े ध्यान के साथ में गाइड करनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी रखनी चाहिए, ताकि आपका फैट, वो फैट जो कि ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, जिसने सपोर्ट किया हुआ है आपकी ब्यूटी को, वो फैट बननी हो। क्योंकि अगर वो फैट बन हो जाता है ना, फिर आप लगते हैं बीमार। कितनी ट्रोलिंग हुई है इंडिया में करण जौहर की, इतनी ट्रोलिंग हुई है कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो इनके पास तो इतना पैसे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह से जो है वो सर्जरी कराई हुई है। ये भी कह रहे हैं सर्जरी में भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप सर्जरी भी करवा लेते हैं, स्लीक भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप एहतियात नहीं करते, तब भी आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ क्रैश डाइट के बाद भी लोगों की स्किन ऐसी हो जाएगी, तो केयर मस्ट इम्पॉर्टेंट। केयर जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपनी डाइट का, आपको लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, आपको अपने विटामिन्स का, आपका जो इनटेक है उसका ख्याल रखना है, आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। सही, ऐसा ना हो कि आप इस तरह के ओज़ेम्पिक और इस इंजेक्शन से, अल्लाह ना करे कि आप कैंसर पेशेंट बन जाए। अच्छा, वैसे ओज़ेम्पिक के कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं? और डिपेंड करता है। देखिए इंजेक्शन की डोज होती है 0.5 से लेके 1 हो गया, 1.5 हो गया, वो डॉक्टर पेशेंट के हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं। 2.5 तक होती है। ये आपकी भूख को कम कर देता है। देखिए भूख को सप्रेस करता है, और आपको ज्यादातर इंसुलिन के ऊपर जो होते हैं, डायबिटीज के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ वेट के ऊपर करते हैं, आपकी भूख को बिल्कुल खत्म कर देता है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, और आपका एकदम से वेट जाता है। लेकिन फिर आपको अगर ऐसे कोई कर रहा है तो उसका ख्याल रखना है, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सही, आपकी बोन्स भी बहुत वीक हो जाती हैं, अल्लाह ना करे कैंसर पेशेंट, मतलब कैंसर के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं इसके अंदर से, कि आपके अंदर बॉडी के अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है, और आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको फटीग हो जाता है, डिजीनेस आ जाती है, आपका नौजिया बहुत रहने लगता है, आपका आईसाइट ख़त्म हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप कुछ भी करें, मैं सिर्फ ओज़ेम्पिक को मैं निशाना नहीं बना रही
कि आप हेल्दी वे में लेके चल सकते हैं, लेकिन आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नॉन इन्वेजिव कर रहे हैं, इन्वेजिव कर रहे हैं, कोई आप स्किन केयर कर रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना है। आप ये नहीं कि जो चीज़ सबक को चल रही है वो मुझे भी चलेगी। तो आपने गाइडेंस के साथ चलना है और एक पूरा एक लाइफस्टाइल हमेशा बनाना है। ये नहीं कि मैंने क्रीम लगा ली तो मेरी दुनिया का सारा मसला हल हो जाएगा, सारा मसला हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर, हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अच्छा डॉक्टर जो है वो पहले अपने लिए फाइंड आउट करें। जिस तरह से उम्मे राहिल ने बताया, जिस तरह से ये ज़ीशान भाई इतना जो है वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो आपको इन लोगों के साथ में ज़रूर कंसर्न करने की ज़रूरत है, इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है। जाएं इनके क्लिनिक्स में और पता करें कि किस तरह से काम करते हैं, और गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अच्छा डॉक्टर फाइंड आउट करें। हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता और हर ट्रीटमेंट का हर किसी पे सेम रिजल्ट भी नहीं होता। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, ये ज़रूर आप तजर्बे हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, आप हमारे शो पर आई और आपकी मॉडल भी हमारे शो पर आई, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते छोटी सी बात करूँगी कि आप आपके प्लेटफॉर्म से चीज़ जा रही है, आपके कोड के साथ, सबा के नाम के साथ कोई आता है तो ज़ीशान हमेशा कहता है कि जी उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपके प्लेटफॉर्म से आपके नाम से जो भी आ रहा है उसके लिए हमारे क्लिनिक रसात फदा में स्पेशल डिस्काउंट है। चलिए जी, ठीक है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उम्मे राहिल के क्लिनिक में डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, आप हमारे शो पे आई। ज़ीशान भाई आप हमारे शो पर आए और ट्रीटमेंट करके दिखाया, बहुत शुक्रिया। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग सीरियस 10।